हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैत्री ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पौधों में परिवहन। ये भी लाइव प्रोसेस जैव पराक्रम का एक टॉपिक है। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि कैसे प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण होता है। भोजन के रूप में पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो उसके बाद उसमें क्या होगा, भोजन कहाँ बन रहा था? पत्तियों से। सबसे पहले जो पौधे होते हैं वो जड़ से कच्चे अनाज, मतलब जैसे हम लोग कच्चे अनाज खेत से लाते हैं, खेत से घर में आता है, घर से खाना बनता है और पूरे घर में बांटा जाता है, मतलब खाने के लिए। उसी प्रकार पौधों में जड़ से खनिज लवण ये सब आते हैं। पत्तियां धूप लेती हैं, धूप उनका मतलब हीटिंग, जैसे हम लोग गैस का यूज करते हैं वैसे उन लोग धूप में खाना बनाती हैं। पत्तियों के क्लोरोफिल उनका बर्तन है, उसी में खाना बनेगा, उसके बिना नहीं बनेगा। तो पौधों में जड़ से खनिज लवण आने का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद जो पत्तियां खाना बनाई उसे पूरे पौधे में बांटने का जो प्रोसेस होता है, इसी को परिवहन कहा जाता है। इसे आप ये भी समझ सकते हैं, इस हिसाब से भी कह सकते हैं कि पौधों में भोजन का वितरण ये भी है पौधों में परिवहन। जैसे कि हम लोग मुख से खाना खाते हैं, नाक से सांस लेते हैं, मुंह से पानी पीते हैं, पानी पिए, दूध पिए, जूस पिए, पर उसकी ज़रूरत हमारे शरीर में हर एक पार्ट को होती है। तो जैसे हम खाना खाएं, वो पेट में होके फिर पेट में पच के और हमारी रक्त के खून की मदद से पूरे शरीर में पहुंच जाता है। उसी तरह जब हम लोग सांस लिए, सांस भी आता है रक्त के मदद से, हीमोग्लोबिन की मदद से पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो उसी प्रकार पौधों में यहाँ पे समझ लिए, यहाँ जड़ से इन्होंने पानी लिया, खनिज लवण ये सब लिए, ये पहुँचा दिए। जो रेड कलर का है ये समझ लीजिए पानी और खनिज लवण जा रहा है, पत्तियों को पहुँचा दिए। फिर उसके बाद पत्तियों ने खाना बनाया, और जो ये पिंक कलर से मैंने दिखाया, ये सब पत्तियों से जो नीचे आता है, पत्तियों ने फिर खाना बनाया। उन्होंने जो ग्रीन पार्ट नहीं है, मतलब जो हरे पार्ट नहीं है पौधों के, उनके पूरे उस पौधे के उन भागों को भोजन पहुंचाया। आप लोगों को नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि पौधों में जो उनके स्टेम होते हैं ग्रीन, जब पत्तियां पतझड़ के मौसम में गिर जाती हैं तो उन्हीं के द्वारा भोजन बनाया जाता है, लेकिन वो बहुत लेस अमाउंट में खाना बनाते हैं। तो सिर्फ पतझड़ में ही नहीं, वो हर मौसम में बहुत लेस अमाउंट में भोजन का निर्माण करते हैं। ज़्यादा अमाउंट में भोजन का निर्माण पत्तियां ही करती हैं, उसके बाद वो पूरे शरीर में भेजती हैं। उसी से पौधे अपना जो क्रियाएं होती हैं, उनमें भी कई तरह की क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन क्रिया होती है उनमें भी, और कई सारे रिएक्शन वगैरह उनकी बॉडी में होते हैं, बढ़ते हैं, मोटे होते हैं, ये सब कंप्लीट होता है ग्लूकोज के थ्रू। अब आइए हम डिफिनेशन पढ़ते हैं किस चीज़ का, परिवहन का। प्रकाश संश्लेषण के जरिए भोजन बनाने के लिए पौधों को पानी और प्रोटीन के निर्माण के लिए, सुरक्षा के लिए खनिजों की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश संश्लेषण के जरिए भोजन बनता है तो पौधों को पानी की ज़रूरत होती है, या फिर उनकी बॉडी में जब प्रोटीन के जरिए उनके शरीर का निर्माण होगा तो इन सब चीज़ों के लिए खनिज की आवश्यकता होगी। इसी कारण पौधे अपनी जड़ों से खनिज और जल को अवशोषित करते हैं, और पौधे के तने, पत्तियां, फूल इत्यादि बाकी हिस्सों में इसे पहुंचाते हैं। किस चीज़ को? पानी को और खनिज को। और पौधों के जिन भागों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, वहाँ मड या ग्लूकोज की ज़रूरत पत्तियों से पूरी होती है। तो इस प्रकार पौधों में पानी या अन्य खनिज तत्व या मड, इन सब का परिवहन बहुत दूर दूर तक पेड़ों से एक भाग से दूसरे भाग तक होता है। पौधों में पोषक पदार्थों की थोड़ी दूर तक की गति विसरण या सक्रिय परिवहन द्वारा हो सकती है, परंतु अधिक दूरी के लिए परिवहन संवहन तंत्र द्वारा होता है। संवहन तंत्र दो प्रकार के जटिल एवं अस्थायी ऊतक से बना होता है, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पे जो विसरण लिखा है, ये विसरण तो होता है, जैसे मैंने बताया, एक सेल से दूसरे सेल में उसे जो उसका लिक्विड होता है उसे पतला करने के लिए होता रहता है। सक्रिय परिवहन क्यों लिखा है? सक्रिय परिवहन केवल फ्लोएम द्वारा होता है। तो चाहे नॉन वुडी प्लांट्स हो, चाहे कोई सिंपल प्लांट्स थोड़े डेवलप्ड हो, जैसे पेड़ फूल वूल होते हैं, इनमें फ्लोएम होता है, और फ्लोएम में सक्रिय परिवहन होता है। तो विसरण और फ्लोएम द्वारा
थोड़ी दूर तक पौधों में जो होता है पोषक पदार्थों की गति वो हो जाती है, लेकिन दूर तक पहुंचाने के लिए जैसे आप बहुत लंबे लंबे पेड़ देखते हैं, जैसे चीड़ का हो गया, मदार का, अरे मदार नहीं, देवदार का हो गया, ये सब जो पेड़ होते हैं, इनमें पहुंचने के लिए जाइलम और फ्लोएम होते हैं, एक संवाहन तंत्र पाया जाता है। और उन संवाहन तंत्र में ऊतक होते हैं। ऊतक तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होते हैं। कई सारे सेल मिल के एक भाग बनाते हैं, इस भाग को ऊतक कहते हैं। कई सारे ऊतक मिलके जो बनाते हैं उसे अंग कहते हैं। कई सारे अंग मिलके एक जो पार्ट बनाते हैं उसे अंग तंत्र कहते हैं, और कई सारे अंग तंत्र मिलके एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो कई सारे ऊतक, जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक होते हैं जो मिलके संवाहन बंडल बनाते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं पौधों में संवाहन तंत्र होता क्या है। तो देखिए, जैसे कोई पेड़ है, इसे आप ऐसे काटेंगे गोल, जैसे ऐसे पेड़ है तो ऊपर काटेंगे तो यही ऐसे स्ट्रक्चर निकल के आएगा, जो ये ऊपर का गोल गोल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिखाया है। तो इधर के ऊपर के जो सबसे अपर पार्ट होता है, जिसे उसकी पपड़ी कहते हैं पेड़ की, इसे एपिडर्मिस कहा जाता है। उसके बाद होता है फ्लोएम। फ्लोएम जब पुराना हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो वो उसके कॉर्टेक्स बनाते हैं। पेड़ के जो पतले पतले उसके मोटे मोटे छाल होते हैं वो फ्लोएम से बनते हैं। और जाइलम जब बूढ़े होते हैं, मतलब ओल्ड हो जाते हैं, तो वो उसके बीच में लकड़ी, मतलब उसे और जितना पुराना पेड़ होगा उसमें उतने ही वुडी होगा वो, मतलब उसमें उतने ही ज़्यादा फर्नीचर निकलती है, उतनी ही ज़्यादा उसमें लकड़ियाँ निकलती हैं। ये कॉर्टेक्स, मतलब वही उसके छाल बनाएंगे। और ये है अंदर जाइलम, ये है प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम जाइलम और फ्लोएम को विभाजित करते हैं। और ये जो गोल सा एक रिंग की संरचना है, इसी को वैस्कुलर बंडल कहा जाता है, मतलब संवहन तंत्र, जिसमें जाइलम और फ्लोएम और कैम्बियम है। आप अभी सिर्फ इतना ध्यान दीजिए और सारे वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि 10th में इतना ही समझ जाइए, बहुत है। ये देखिए, ये है केले का पेड़, इसमें ये है फ्लोएम जो पुराना हो चुका है और अब ये छाल में बदल गया है। ये है नया नया फ्लोएम, ये है जाइलम, और इन दोनों के बीच में ये जहाँ मैं लाइन खींच रही हूँ, ये लाइन देखिए, ये है कैम्बियम। ये इन दोनों को अलग करता है। ये जो जाइलम पुराना हो गया है वो इसे थोड़ा वुडी बना रहा है, और उसके बाद ये जो पुराने फ्लोएम हो गए वो इसे छाल दे रहे हैं, जो इसकी बाहरी सुरक्षा कर सके। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम को हिंदी में दारू कहते हैं और इंग्लिश में इसे जाइलम कहते हैं। तो जाइलम एक ऐसा जटिल अस्थायी ऊतक है जो संवाहन बंडल के अंदर पाया जाता है। संवाहन बंडल ऐसे था, इसमें अंदर की तरफ जो पाया जाएगा, वैसे भी आप कभी पेड़ काटते हुए देखे होंगे तो आप देखते होंगे कि वो उसमें से जो निकालते हैं पेड़ का जो पटरा जानते होंगे, इतना तो हिंदी सब लोगों को पता ही होगा। तो जो पटरा निकलता है वो जाइलम ही होता है। फ्लोएम जो होता है उसे निकाल दिया जाता है और ज़्यादा सफाई करके, क्योंकि फ्लोएम मजबूत नहीं होता है, जाइलम मजबूत होता है। यही फर्नीचर बनाने के काम आता है। जाइलम जल व जल में घुने खनिजों का परिवहन करता है। आप लोग देखते होंगे कि अक्सर जब खाद वाद खेत में डाला जाता है, खेत में जो पेड़ होते हैं उनमें भी तो जाइलम फ्लोएम होगा, तो उनमें पानी जरूर चला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि खाद जब तक घुलेंगे नहीं तब तक वो पेड़ में पहुँचेंगे नहीं। पेड़ में इसलिए पहुँचेंगे नहीं क्योंकि जाइलम केवल उन्हीं पदार्थों को पेड़ में ऊपर तक जाने देता है जो जल में घुलते हैं, तथा यह परिवहन एक दिशा में करता है। ये केवल पेड़ में ऊपर की तरफ परिवहन करता है, जड़ से तने की ओर। मैंने दिखाया है अभी कि मतलब ऐसे अगर कोई पेड़ है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तथा परिवहन एक विशेष प्रकार की गति और दबाव के कारण होती है। जाइलम द्वारा जो एक गति होती, जो दबाव होता है, दबाव किस चीज़ का होता है? दबाव होता है मूल दाब का। अभी मूल दाब हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि ये होता क्या है। जाइलम जल के स्थानांतरण में मुख्य भूमिका निभाता है, इसीलिए इसे जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं। कभी कभी डिफिनीशन पूछ लेता है कि जल संवाहक ऊतक के बारे में आप क्या समझते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं कि जल संवाहक ऊतक जाइलम को कहा जाता है, और ये जल और जल में घुले हुए खनिज पदार्थों का संवाहन करता है। यह पेड़ पौधों के तने और पत्तियों में मौजूद होते हैं। रसारोहण की क्रिया जाइलम द्वारा ही होती है। रसारोहण की क्रिया क्या होती है ये भी हम अभी आपको आगे पढ़ाएंगे। अभी आप लोग केवल रसारोहण को दिमाग में पिन कर लीजिए, उसके बाद अभी ये होता क्या है ये पढ़ाएंगे। जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली होती हैं वाहिनिकाएं, ट्रैकिड्स।
ये पौधों को सहारा प्रदान करती हैं, जल और खनिज लवणों को जड़ से तने की तरफ धकेलने का काम करती हैं। जब जड़ जो मूल रोम है उन्होंने पानी अवशोषित कर लिया, उसके बाद उसमें जो पुल आउट का एक होता है कि ऊपर ढकेलने का एक बल लगाता है, तो वो यही वाहिकाएं ही लगाती हैं। वाहिकाएं क्या होती हैं? यह जड़ से तने व टहनियों तक जल व खनिज लवण का संचालन करती हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं तथा भंडारण करती हैं। जब पौधे के तने में जड़ से तो तने तक पहुंचा दिया वाहिकाओं ने, ये वाहिकाएं जो होती हैं ये तने से टहनियों में, जैसे ऐसे टहनियाँ हैं, यहाँ सब जल पहुंचाने का काम करती हैं, पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं तथा भंडारण का काम करती हैं। कभी कभी जल ज़्यादा हो गया तो वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगी तुरंत, अगर पानी नहीं मिला तो उस केस में वो उसी पानी को पत्तियों तक पहुंचा देती हैं भोजन बनाने के लिए। अब जाइलम तंतु क्या होते हैं? ये जाइलम के जो जितना अभी मैंने सेल्स पढ़ाए हैं दोनों, उन दोनों सेल्स को वाहिकाएं और एक जाइलम पैरेन्काइमा, इन तीनों को केवल इनके समझ लीजिए जाइलम के सिपाही हैं। ये केवल उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं और उन्हें सहायता देते हैं कि उनमें थोड़ी मजबूती आए। चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम मृदुतक। ये हिंदी में भी अक्सर एग्जाम में भी जाइलम पैरेन्काइमा ही लिख के आता है, लेकिन आप जाइलम मृदुतक भी याद कर लीजिएगा। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं जो जल का भंडारण कर सकती हैं, जो एक पौधे के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। ये पौधों के लिए उतने जल का भंडारण करती हैं जितना उनके लिए आवश्यक है, और इनके भंडारण में सहायता कौन करता है? वाहिकाएं। ये जीवित होती हैं और वो मृत होती हैं। जाइलम उत्तक पैरेन्काइमा कोशिका को छोड़कर सभी मृत होती हैं। जितना मैंने बताया है कि जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिनिकाएं और जाइलम फाइबर, ये तीनों मृत होते हैं। केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही एक सेल होता है जाइलम में जो जीवित होता है। ये मैंने स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाया है कि जाइलम में एक दिशा में जो गति होता है उसे दिखाया है कि केवल ऊपर की तरफ इसमें परिवहन होता है या गति। अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं फ्लोएम को हिंदी में कहते हैं पोषवा। ये क्या होते हैं? ये संवाहन बंडल, जैसे ऐसे संवाहन बंडल है, इसकी परिधि की तरफ पाए जाते हैं और यही पुराने होते हैं, तो उसमें छाल बनाते हैं, पौधों के छाल बनाते हैं जो पौधों को बाहर की तरफ से उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये पौधों के हरे भागों में जो भोजन बना है, जैसे पत्तियों ने, तनों ने जो भोजन बनाया है, उसे पौधों के उन भागों को पहुंचाने का काम करते हैं जहां पे भोजन का निर्माण नहीं होता है। या पौधों में पाए जाने वाला वह जटिल अस्थायी ऊतक है जो संवाहन बंडल की परिधि पर पाए जाते हैं। मैंने दिखाया कि ये परिधि की तरह मतलब बाहर की ओर पाए जाते हैं। या पौधों के हरे भागों से पौधों के बाकी हिस्सों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान घुलनशील कार्बनिक यौगिकों का स्थानांतरण करते हैं। फ्लोएम द्वारा परिवहन बहुदिशात्मक होता है, अर्थात पत्तियों से पौधों के सभी भागों में परिवहन होता है, और परिवहन के लिए इसमें एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि पौधों में भी श्वसन के थ्रू बनता है। हम लोगों में श्वसन में एटीपी का ही निर्माण होता है। एटीपी हम लोगों की बॉडी में सभी लिविंग जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे उसमें पेड़ पौधे आ जाए चाहे इंसान आ जाए, उनके लिए ऊर्जा का काम एटीपी ही करता है। इसमें एटीपी की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि ये सक्रिय परिवहन होते हैं, इन्हें सक्रिय परिवहन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फ्लोएम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली होती हैं सीव ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल्स, और उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर या बास्ट रेसे इन्हें कहा जाता है। ये जो चालनी नलिकाएं होती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से सुक्रोज का परिवहन करती हैं। एक चीज़ हम आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा कि जब पौधे भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में, पौधे किस चीज़ का भोजन बनाते हैं? तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बनाते हैं। उसके वजह से जब पौधों में संवाहन किस चीज़ का होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का ही संवाहन होता है, लेकिन सुक्रोज का होता है। उसके बाद जब पौधे स्टोर करना होता है कार्बोहाइड्रेट को पौधों को, तो वो स्टार्च मड का स्टोरेज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, या फिर सीधे हर जगह कार्बोहाइड्रेट लिखिए, या थोड़ा स्पेसिफिक कर सकते हैं कि पौधे बनाने में
क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो सुक्रोज नहीं बनता है, ग्लूकोज बनता है। फिर वो सुक्रोज में कन्वर्ट होता है और जो चालनी नलिकाएं होती हैं ये मुख्य रूप से सुक्रोज का ही परिवहन करती हैं, ये ग्लूकोज का परिवहन नहीं करती हैं। तो ये सुक्रोज का परिवहन करती हैं। और जो पौधों में सिंक होती है, एक सोर्स सिंक थ्योरी होती है पौधों की, तो जो इसमें पौधों में स्टोरेज किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट के कौन से रूप का होता है, तो स्टार्च का स्टोरेज होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद कंपेनियन सेल, ये सक्रिय परिवहन द्वारा चालनी तत्वों में सुक्रोज और अमीनो अम्ल को लोडिंग का काम करती हैं। ये समझ लीजिए उनकी लेबर हैं। चालनी नलिकाओं में अमीनो एसिड को और सुक्रोज को चढ़ाएगा कौन, कंपेनियन सेल्स। इन्हें सहायक सहकोशिकाएं कहा ही गया है, इन्हें सहायक कोशिकाएं भी कहा जाता है। फिर उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य भोजन अन्य पदार्थों जैसे रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज का भंडारण करना है। वे भोजन के परिवहन में भी मदद करते हैं, लेकिन परिवहन में इनका बहुत कम मदद होता है। ये मेन काम इनका स्टोर करना होता है। उसके बाद फ्लोएम तंतु या बास्ट रेशे, ये मुख्य रूप से फ्लोएम को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। यांत्रिक सहारा का मतलब होता है कि उन्हें खड़े रहने के लिए, उन्हें बाहरी सुरक्षा प्रदान करने का काम फ्लोएम तंतु ही करते हैं। एक चीज़ आप लोग और जान लीजिए फ्लोएम तंतु के बारे में कि फ्लोएम के सारे सेल्स में केवल बास्ट रेशे या फ्लोएम रेशे ही हैं जो डेड होते हैं, बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग सेल्स होते हैं। अब हमने अभी बताया कि जटिल ऊतक होते हैं, क्या जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक हैं। तो जटिल ऊतक क्या है, पौधों में जटिल ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, परंतु क्रियात्मक रूप से वह सब एक समान कार्य करती हैं। जैसे कई तरह की सेल्स, अब हम लोगों की वैसे सिंपल सारी सेल्स होती, जैसे कि अभी ये सिंपल अगर ऊतक होता तो इसमें क्या होता, केवल चालनी नलिकाएं ही पाई जाती। इसमें चालनी नलिकाएं, उसके बाद सहकोशिकाएं, रेशे, ये सब पैरेन्काइमा, ये सब 4 तरह के सेल मिलके ना बनाते। जैसे एक इस तरह का सेल है तो एक इस तरह का सेल है तो एक इस तरह का सेल है, इस तरह से मिलके ऊतक नहीं बनता। ये एक ही तरह के ऐसे एक तरह के सेल से बनी होती। लेकिन ये जटिल ऊतक हैं, जटिल और अस्थायी ऊतक हैं, इनमें विभाजन नहीं होगा। ये एक बार जिस तरह से हैं उसी तरह से पूरी जिंदगी ये रहने वाली हैं। तो इस तरह की होती हैं। लेकिन ये सब मिलके क्या करती हैं, जाइलम की जितनी सेल्स थी वो सब मिलके केवल जल का परिवहन कर रही थी, और फ्लोएम की जितनी सेल्स थी वो चाहे जिस शेप में हो वो सब मिलके क्या कर रही थी, भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम कर रही थी। तो जटिल ऊतक में चाहे जितने प्रकार की कोशिकाएं हों, लेकिन वो सब मिलके एक ही तरह का कार्य करती हैं। अब ये मैंने दिखाया है कि कैसे जाइलम में बहुत दिशात्मक परिवहन होता है, इधर को भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, साइड में भी हर तरफ हो रहा है। तो हम पढ़ेंगे कि पौधों में परिवहन की प्रक्रिया क्या है, मतलब वो सारी सेल्स और ऊतक काम तो कर रहे हैं पर वो किस मेथड से काम कर रहे हैं। तो जैसे कि एक होता नहीं है, घर में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, फिर उन व्यक्तियों का काम कैसे करने का स्टाइल क्या होता है वो। तो अब हम लोग यही पढ़ेंगे कि इन व्यक्तियों का, जाइलम और फ्लोएम का स्टाइल क्या है काम करने का। तो आप समझ लीजिए पहली चीज़ कि पौधों में जड़, अभी आप कभी पौधों के जड़ आप कभी निकाल के देखिए तो उनमें ऐसे रेसे जैसे धागे जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, वही जो होते हैं जड़ में अवशोषण का काम करते हैं। जड़ क्या काम करता है, ये पौधों को जमीन में खड़े रखने का, सहारा देने का काम करता है। मूल रोम ही होते हैं जो जड़ों के लिए अवशोषित करते हैं जल में घुले हुए खनिज पदार्थों को। और जाइलम क्या करता है, ये केवल परिवहन का काम करता है। अभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि पौधों में जल के अवशोषण का कार्य कौन करता है, तो या फिर जड़ लिखिएगा या फिर मूल रोम लिखिएगा, कभी जाइलम मत लिखिएगा। जाइलम केवल परिवहन का काम करता है, ये अवशोषण का काम नहीं करता है। पढ़ेंगे पौधों में जल का परिवहन। तो परिवहन होने के लिए सबसे पहले पौधों में जल का अवशोषण होगा। जल का अवशोषण कैसे होता है, जब आप कोई पेड़ पौधा उखाड़ें तो आप देखें जड़ है, समझ लीजिए ये जड़ है, जड़ में ऐसे धागे जैसे खूब पतले पतले स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे फैले होते हैं। मेन जो होते हैं वो एकदम मिट्टी में ये घुसे हुए, यही मूल रोम ही होते हैं। जड़ जो होता है वो थोड़ा मिट्टी में ऊपर ही होता है, फिर भी वो पौधों के जितना मजबूती प्रदान करने का काम होता है जड़ ये करता है। अवशोषण का काम कौन करता है, मूल रोम करते हैं। और जल को परिवहन का काम कौन करता है,
जाइलम करते हैं। तो ये समझ लीजिए ऐसे फैले हुए हैं, इनके बगल बगल सब ये मिट्टी फैली हुई है। तो मिट्टी में जब जल आया तो मिट्टी में जल और मूल रोमों में जो जल है उसमें भी पहले से पानी होता है, लेकिन समझ लीजिए कि मूल रोमों में चाशनी है और बाहर शरबत है। तो आप शरबत और चाशनी को एक ही बर्तन में रखिए, शरबत चाशनी की तरफ जाएगा, ना कि चाशनी शरबत की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो चीनी घुली हुई है वो बहुत ज़्यादा चीनी है और शरबत में चीनी घुली हुई है लेकिन वो कम है। तो वो इसे अगर आप केमिस्ट्री की भाषा से समझेंगे तो उसका कंसंट्रेशन किसका, चाशनी का कंसंट्रेशन हाई है और जो शरबत है उसका कंसंट्रेशन लो है। तो जिसमें लो कंसंट्रेशन होता है उसमें परासरण दाब बहुत ज़्यादा लगता है और जिसमें हाई कंसंट्रेशन होता है उसमें परासरण दाब कम होता है। तो हाई परासरण दाब उच्च परासरण दाब के कारण, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जो शरबत होता है चाशनी की तरफ आएगा और इसमें दाब कम लग रहा है इसलिए उसकी तरफ नहीं जाएगा। तो यही इसमें भी होता है, मिट्टी में परासरण दाब कम लग रहा होता है और पौधों में जल में जो उच्च परासरण दाब के कारण मूल रोमों में जल जो होता है वो प्रवेश कर जाता है। मेनली क्या होता है कि इधर से जो ये पतला है चाशनी की तरफ इसीलिए शरबत आ जाता है, किसलिए, ऑस्मोसिस के कारण। और इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो केवल उन्हीं पदार्थों को अंदर आने देती है जो पौधों के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। अब सिलेक्शन कैसे होता है ये सब तो प्रकृति का नियम है, धीरे धीरे आप अगर साइंस और पढ़ेंगे तो आप लोग इसे समझेंगे कि सिलेक्शन कैसे होता है। केवल खनिज, लवण, यही सब चीज़ें इसे फंसकर और ऐसे यहाँ तक मूल रोमों में प्रवेश करती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मूल रोमों में जल का अवशोषण होता कैसे है, हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन। जैसे शरबत चाशनी में मिल जाएगा, उसी हिसाब से जो बाहर का पानी होता है वो शरबत होता है और जो जड़ में पानी होते हैं वो चाशनी होते हैं। तो ये दोनों को एक मिलाने के चक्कर में पानी पेड़ पौधों में प्रवेश कर जाता है, तो मूल रोमों से जड़ में आ जाता है। तो जड़ से मूल रोमों में जब जल अवशोषित होता है तो एक मूल दाब लगता है, उसे हम आगे पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, फिर जब उस अवशोषित हो गया तो जड़ में पानी का संवहन होता है। तो जैसे जैसे जल मूल रोम में प्रवेश करता है इस पर स्फीति दाब बढ़ जाता है। स्फीति दाब क्या होता है, जैसे कि ये कोई चीज़ है, इसमें कोई चीज़ भर रही है, जैसे कोई गुब्बारा समझ लीजिए, गुब्बारा ही है, तो इसमें हम पानी भर रहे हैं। तो जब ये भरते भरते एकदम भर जाएगा तो इसमें से एक दबाव लगेगा, किसने, भरने के कारण। उसमें इतना ज़्यादा भर जाएगा वो कोई भी मटेरियल इतना ज़्यादा भर जाएगा कि इसमें एक दाब लगेगा। किस वजह से भर लग रहा है, क्योंकि वो इसमें जो हम भर रहे थे लिक्विड वो भर गया है, एकदम ये फूल गया है। तो फूलने के कारण जो दबाव लगता है इसे हम कहते हैं स्फीति दाब। अब जब यहाँ तक पानी आया तो यहाँ की सेल्स जो होती हैं ये इसे एब्जॉर्ब करेंगी तो ये फूल जाएंगी। तो इनके फूलने की एक लिमिट है ना कि इतने तक ही फूल सकती हैं, उसके बाद अगर और ज़्यादा पानी भरता गया तो फट जाएंगी। तो फटती नहीं है, इनकी जो ये बाहर की जो सेल्स हैं, सेल की जो आवरण है, जो ऊपर से इसकी मेम्ब्रेन है, ये इस पर एक दबाव बनाता है, सेल पे दबाव बनाता है। तो ये पिचकती हैं, ये बगल वाले सेल को देती हैं और अपन खुद पिचक जाती हैं। इसकी सुरक्षा के लिए इस पे दबाव बनाएगा कि उसे दो, तो वो इसे दे के फिर पिचक जाएंगी। फिर इसकी जो बाहर की आवरण है ये इस पे दबाव बनाएंगी, तो ये भी इस सेल को दे के पिचक जाएंगी। तो ऐसे ऐसे करके मूल रोम से जो जल होता है वो कॉर्टेक्स तक आता है। फिर कॉर्टेक्स की सेल्स भी वही करेंगी, ये एक इसके लिए एक पैसेज बनाती चली जाती हैं और ये ऐसे करके मतलब कोई एक रास्ता बना लेती हैं अपना जल को आगे बढ़ाने के लिए। तो जिस सेल में आया उस सेल में दबाव बढ़ेगा वो उसे देगा, फिर उसे दबाव बढ़ेगा उसे देगा, फिर उसमें दबाव बढ़ेगा वो उसे देगा, फिर आगे करते 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 ये पहुंच जाएंगी जाइलम तक। उसके बाद जाइलम में तो वही काम ही है उसका, जल को आगे ले जाने का, तो वो उसे आगे ले जाता है। तो इस प्रकार की कोशिकाओं में एक प्रकार का दाब उत्पन्न होता है। किस प्रकार की कोशिकाओं में, जो एक सेल दूसरे सेल को दे रही है क्योंकि उन पे दबाव बन रहा है, वो फट जाएंगे और ज़्यादा जल लेंगी, तो इसलिए वो दूसरे को देती है, वो तीसरे को देती हैं और ऐसे ऐसे दे के आगे बढ़ती जाती हैं। तो इस प्रकार के दबाव को, जो फूलने के कारण, स्फीति दाब बढ़ने के कारण, जो कोशिकाओं के फूलने के कारण उन पे दबाव लगता है, इस दबाव को मूल दाब कहते हैं। अब देखिए मूल दाब क्या है। मूल दाब वह दाब है जो जड़ों की कॉर्टेक्स कोशिकाओं द्वारा पूर्ण स्फीत अवस्था में उत्पन्न होता है। पूर्ण स्फीत, पूरी तरह फूल जाने पे जो दबाव लगता है
उसे मूलदाब कहते हैं, जिसके फलस्वरूप कोशिकाओं में एकत्रित जल न केवल जाइलम बेसल्स तक चढ़ जाता बल्कि तने में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता। अब हम पढ़ेंगे खनिज लवणों का अवशोषण। तो खनिज लवणों का अवशोषण ऐसे सीधे नहीं होता है कि ये इसमें गई, इसमें स्फीति दाब बढ़ा तो उसमें बढ़ाएंगे, क्योंकि ये पानी तो है नहीं, ये पानी में घुले हुए तत्व हैं, तो इन्हें ऐसे नहीं पहुंचाया जाता है ऊपर तक। इन्हें कैसे पहुंचाया जाता है कि जैसे आप समझ लीजिए आपके घर पे किसी को लाना हुआ, तो कोई जाता है घर से, उन्हें लेके आता है और फिर अपनी जगह पे चला जाता है। जैसे आपके घर से किसी को लाना हुआ, कोई भी आ गया है स्टेशन पे, उसे लाना हुआ, तो आप किसी और इंसान से कह रहे हैं कि जाओ उसे ले आओ, तो उसे लाता है आपके यहाँ छोड़ के, फिर वो अपने घर चला जाता है। फिर जब आपको काम लगा तो फिर वो जाएगा, उसे ला के फिर अपने यहाँ चले जाएगा। चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई टैक्सी चलाने वाला हो, इन सब क्या करते हैं, जाते हैं उन्हें और अपने साथ बिठा के लाते हैं और फिर वहीं अपने जगह पे चले जाते हैं। तो इसी तरह से इनमें भी होता है। इनमें क्या होता है कि जब ये समझ लीजिए ये हो गए मूल रोम। तो मूल रोमों में जब जल प्रवेश करता है तो जल के साथ साथ आयन भी आ जाते हैं। तो आयन के आने पे इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें से एक कॉम्प्लेक्स निकलता है, एक कॉम्प्लेक्स आता है। जैसे हम लोगों के यहाँ कह रहे हैं, एक कोई जाता है स्पेसिफिक व्यक्ति, वो उसे लेके वहाँ छोड़ के चला जाता है। तो इसी हिसाब से इनमें भी एक वाहक सेल, एक वाहक कॉम्प्लेक्स, एक प्लाज्मा झिल्ली में से एक कॉम्प्लेक्स निकलता है। वो जाता है और आयन को लाता है अपने साथ और ले जाके जहाँ तक उसे पहुँचाना होता है जाइलम तक पहुँचा के फिर वो अपनी जगह पे चला आता है। फिर यहाँ से और कॉम्प्लेक्स लेगा, फिर यहाँ पहुँचाएगा, फिर अपनी जगह पे चला आएगा। फिर यहाँ से और कॉम्प्लेक्स मतलब आयन को लेता है ये कॉम्प्लेक्स, फिर उसे उसकी जगह पे छोड़ के फिर अपनी जगह पे वो उसी रूप में चला आता है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, वो केवल वाहक होता है। वाहक का मतलब जैसे हम लोगों में हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जाता है बॉडी के सभी पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड लाता है और लंग्स में लाके छोड़ देता है। हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, फिर हीमोग्लोबिन वहाँ से हम लोगों के फेफड़े में जब आता है तो हम लोग सांस लेते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन लेता है और पूरे बॉडी में दे के आता है। फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ला के फेफड़े में छोड़ता है, हम लोग उसे शरीर से बाहर करते हैं। सेम इसी तरह पौधों में भी खनिजों का अवशोषण होता है, इससे कॉम्प्लेक्स जाता है। इसे आप कैसे लिखेंगे खनिजों का अवशोषण, कि इनमें एक वाहक सेल होती हैं, वाहक सेल्स होती हैं जो आती हैं और मूल रोमों से आयन का अवशोषण करके ले जाके जाइलम तक छोड़ के फिर चली आती हैं। और ये सब जो होता है, आयनों का परिवहन जो होता है, ये सक्रिय परिवहन होता है। तो वैसे जाइलम मतलब जाइलम में जो अभी तक मैंने बताया वो सक्रिय परिवहन नहीं हो रहा था, केवल आयनों का जो परिवहन होगा वो सक्रिय परिवहन होगा और इसमें ऊर्जा खर्च होगा। अब हम आप लोगों को इन शॉर्ट समझाते हैं कि रसारोहण की प्रक्रिया होती क्या है। तो रसारोहण की प्रक्रिया क्या होती है, जब पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित जल को जाइलम की वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जैसे जाइलम की वाहिकाएं हैं, यहाँ से पत्तियों तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है इसे रसारोहण की प्रक्रिया कहा जाता है। अब रसारोहण की प्रक्रिया जो अभी तक मैंने आपको ढेर सारा बताया कि एक आसंजन बल लगता है, ये सब इन शॉर्ट समझाते हैं कि ये तीन क्या होते हैं। रसारोहण की प्रक्रिया में तीन तरह के दबाव काम करते हैं। पहला क्या होता है, मूलदाब। मूलदाब मैंने बताया ना कि एक मूलदाब पूरे पेड़ में लगता जाएगा। अब जैसे एक सेल में पहुंची तो वो फूल गई तो वो दूसरे को पानी देंगी, वो उससे आगे बढ़ेगा, तो ये हो गया मूलदाब। पहला काम क्या करेगा, रूट प्रेशर, जो कि जड़ से पानी को तने में कुछ ऊंचाई तक चढ़ा देगा। ये मूल रोम है, यहाँ से लेंगे तो यहाँ तक तो पानी चढ़ ही जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जल में एक आसंजन, उसके बाद दूसरा क्या, कौन सा दाब काम कर रहा था, आसंजन। आसंजन दाब क्या होता है, ये जल के अणुओं के बीच जब जल द्रवीय अवस्था में होते हैं, तो जल तो द्रवीय अवस्था ही है, वाष्पीय अवस्था उसका वाष्प ही है, गैसीय अवस्था वाष्प है और ठोस अवस्था उसका क्या है, बर्फ है। तो जब जल जो होता है द्रवीय अवस्था में होता है तो इसके बीच एक दबाव उत्पन्न होता है, एक बल कार्य करता है जिसे आसंजन बल कहते हैं। जैसे एक पानी का कहीं जा रहा है और तो दूसरा भी उसे लेके जाएगा, एक बल लगता है उन दोनों के बीच जिसे आसंजन बल कहते हैं। तो रसारोहण में तीन बल काम करते हैं। तीसरा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव। जब पत्तियां जो होती हैं उनसे हमने वाष्पोत्सर्जन इसीलिए पहले पढ़ा है जबकि वो बाद का टॉपिक था। जब पत्तियों से पानी निकल जाता है और पत्तियां सूखने लगती हैं तो वो पानी की मांग वहाँ बढ़ती है, तो वहाँ पानी की मांग बढ़ेगी तो वहाँ भी एक बल काम करेगा क्योंकि वो खींच रही है पानी नीचे से, उन्हें ज़रूरत है पानी की।
तो इसलिए भी जो सब बहुत बड़े बड़े पेड़ों में पानी ऊपर तक पहुंचता है, उसमें मेन यही काम क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव। वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव से पत्तियों में पानी की कमी होगी तो तने से वो पानी खींचेंगी, तो तने में पानी की कमी होगी, टहनियों से पानी खींचेंगी, तो टहनियों में जब पानी की कमी होगी तो तने से खींचेंगे। जैसे एक पेड़ है, ये इसमें पत्तियां लगी हैं, तो यहाँ पानी की कमी होगी, ये इससे खींचेंगी, यहाँ पानी की कमी हो गई तो ये इससे खींचेंगे, फिर तने में जब पानी की कमी हो गई तो जड़ से खींचेंगे। तो इसी खींचा खाची के चक्कर में पौधे में जल जो होता है वो एकदम ऊपर तक पहुंच जाता है, और इसी क्रिया को कहते हैं जड़ों में रसारोहण। आई होप कि आप लोग रसारोहण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे देखिए, ये ड्रॉपर होता है, ये एकदम सूखा होता है, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा कि दवा इसमें ऊपर तक कैसे चढ़ जाता है? क्योंकि एकदम सूखा होता है, और यहाँ जब हम लोग दबाते हैं तो इसमें एक आवश्यकता के लिए, मतलब इसमें एक दाब उत्पन्न होता है जो इसमें दवा को खूब ऊपर तक चढ़ाता जाता है। और यही सेम प्रक्रिया पौधों में भी होती है। समझ लीजिए, पत्ती है, यहाँ पानी की कमी हो गई तो यहाँ से खींचेंगी, यहाँ से, और इसे हम किसी बॉटल में डालेंगे तो उससे जो लिक्विड है ये ऊपर चढ़ता चला जाएगा। क्या आप 2 पात्र लीजिए, इस तरह का पात्र लीजिए जो एक नली द्वारा जुड़े हों। इसमें आप वो उस तरह का जल भरिए जिसकी सांद्रता बहुत अधिक हो, इसमें आप उस तरह का जल भरिए जिसकी सांद्रता बहुत कम हो। सांद्रता बहुत अधिक होगा मतलब जो बहुत गाढ़ा हो, जैसे चाशनी भरिए, इधर शरबत भरिए तो शरबत चाशनी की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें परासरण दाब जो होगा वो अधिक लगेगा, वो बहुत ज़्यादा होगा, और चाशनी शरबत की तरफ नहीं आएगा क्योंकि इसका परासरण दाब जो होगा वो कम होगा। और जैसे नॉर्मली आप देखते होंगे कि शरबत पानी चाशनी की तरफ आएगा, ये नहीं। तो ये होता क्यों है? ये परासरण दाब की वजह से होता है। इसी को परासरण दाब कहते हैं, क्योंकि चाशनी की सांद्रता अधिक होती है और शरबत की सांद्रता कम होती है। को आप कैसे समझेंगे? 2 से या 2 अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे में मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। जैसे कि आप एक पात्र ये लीजिए, इसमें एक नली द्वारा जोड़ दीजिए, तो इसकी सांद्रता अगर कम है, इसकी अधिक है, तो ये तब तक इस तरफ आएगा केवल जब तक कि इसकी भी सांद्रता इसके बराबर ना हो जाए। ये नहीं कि अपनी सांद्रता कम कर देगा और इसकी सांद्रता बराबर कर देगा, ये दोनों तरफ समांग बनाएगा कि इस तरफ भी बराबर हो, इस तरफ भी बराबर हो। लेकिन परासरण की क्रिया में क्या होता कि इस तरफ से इतना जल इधर चला जाता कि इस तरफ की सांद्रता कम हो जाती, और विसरण में केवल इतना होता है कि दोनों तरफ बराबर हो जाएं। हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण कैसे होता है। तो ये हो गई पत्ती के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो आगे हम समझा रहे हैं, पत्तियों में एक होते हैं मेसोफिल सेल्स होती हैं, यहीं पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो मेसोफिल सेल्स यहाँ तक होती हैं। मेसोफिल सेल्स जो होती हैं ये भोजन का निर्माण, पहली सेल मेसोफिल्स जो होती हैं भोजन का निर्माण करती हैं। स्पॉन्जी मेसोफिल्स जो होती हैं ये गैसों के आदान प्रदान का काम करती हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती हैं। इन्हीं के बीच ये जो जगह पाई जाती है इसे वायु कोष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इसमें हवा इकट्ठा होती है। इसके बाद ये है बंडल शीथ। ये बंडल शीथ जो होता है ये जाइलम और फ्लोएम को, यहाँ पत्तियों में जाइलम और फ्लोएम को एक जगह बनाए रखता है, नहीं तो वो भी उनका एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रदान करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। किसको? जाइलम और फ्लोएम को। तो यहाँ पे मेसोफिल्स, पहली सेल मेसोफिल्स जो होती हैं वो भोजन का निर्माण करती हैं, वहाँ से निर्माण करके ये फ्लोएम तक पहुँचाती हैं। अब फ्लोएम कैसे काम करता है इसे आगे समझते हैं। फ्लोएम में जो सीप प्लेट्स होती हैं वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर होके एक वीडियो है नया के। अब फ्लोएम कैसे काम करता है? फ्लोएम में होती हैं सीप ट्यूब्स, उनका स्ट्रक्चर डमरू के जैसा होता है। इसके ऊपर के पार्ट को कहते हैं सीप प्लेट और इसके बीच को कहते हैं सीप ट्यूब। इनसे ऐसे जुड़ी होती हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स लेती हैं पत्तियों से जो ऑक्सीजन जो बना सुक्रोज और एटीपी, ये इसे देती हैं इसे सीप ट्यूब में। सीप ट्यूब इसे देता है सीप प्लेट की तरफ। सीप प्लेट से फिर से दूसरी सीप ट्यूब जुड़ी होती हैं। यही जो सीप प्लेट होती है यहीं से दूसरी सीप ट्यूब जुड़ती हैं, ये इसके आगे के स्ट्रक्चर को पकड़ाती हैं। इसी प्रकार एक दूसरे से जुड़ के जो चालनी नलिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ के एक नली जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर की मदद से फ्लोएम कोशिकाएं जो होती हैं वो तने में और टहनियों में भोजन को पत्तियों से तने और टहनियों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। अब आप अगर ये टेस्ट करना चाहते हैं कि पेड़ों में फ्लोएम कहाँ होता है
ऊपर ही की छाल की तरफ होता है। तो इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि किसी पेड़ के ऊपर के छाल के भाग को, जाइलम के भाग को नहीं, जो वुडी प्लांट बन जाता है उसे नहीं, ऊपर के छाल को निकाल दीजिए। उसके बाद आप कुछ दिन में देखेंगे ऊपर के पार्ट में तो रेशे निकलने लगते हैं, ये फूल जाता है और अंदर का पार्ट बहुत ज़्यादा अंदर हो जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर जैसे जहाँ ये गोल सा स्ट्रक्चर था वो अंदर की तरफ चला जाता है, पेड़ों में चिपक सा जाता है, क्योंकि उसे जल और खनिज तो मिल रहे हैं लेकिन उसे ग्लूकोज नहीं मिल रहा है जिससे वो बढ़े या फूले। और ऊपर की तरफ का जो स्ट्रक्चर है इसे जल भी मिल रहा है, क्योंकि इधर जाइलम से जल जाएगा, इसे जल भी मिल रहा है और ऊपर से ग्लूकोज भी मिल रहा है। तो इसी से सिद्ध होता है कि फ्लोएम जो होता है वो पौधों के बाहरी भाग पे ही होते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने जिसे लगे कि जिसे इसकी ज़रूरत है या जिसे भी समझना हो, पढ़ना हो, अगर आपको समझ में आए, लगे कि ये भेजने लायक है तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।